ईरान ने फाइनली इजराइल को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हम इजराइल पर एक ऐसे वेपन से हमला करेंगे जो आज तक किसी भी वॉर में यूज नहीं हुआ हो। अब क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है? पर न्यूक्लियर बॉम्ब पहले यूज हो चुका है, तो वो आखिर किस हथियार की बात कर रहे हैं? क्या इजराइल वर्सेस ईरान वर्ल्ड वॉर 3 को दस्तक दे सकता है? क्योंकि जो इजराइल है ना, उनकी एक फिलॉसफी है, वो कहते हैं कि अगर तुमने हमें छेड़ा, हम तुम्हारे देश में घुसकर तुम्हें मारेंगे। वो इस टाइप की फिलॉसफी में चलते हैं। अभी के टाइम पे ईरान और इजराइल में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि लगातार जो यूएस है वो लगातार मीटिंग कर रहा है। उसके बाद भी अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसका प्रभाव जो है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। अब इजराइल और ईरान इतने बड़े युद्ध को जन्म दे रहे हैं, तो इसकी आखिर कहानी स्टार्ट कैसे होती है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 1 अप्रैल 2024 को इजराइल दमस्कस में हमला करता है और उनके एक कॉन्सल्टेट ऑफिस में एक हमला करता है। उसमें 2 जनरल की मौत हो जाती है। अब आप किसी भी देश के एम्बेसी में अगर अटैक करोगे तो ये माना जाता है कि आप उस देश पर ही अटैक कर रहे हो। तो ईरान वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डायरेक्टली इजराइल को धमकी दे देता है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। अब 1 अप्रैल के बाद इजराइल को यह पता नहीं था कि ईरान हम पर हमला कब करेगा, क्योंकि उस टाइम पे रमजान चल रहा था। लोगों को लगा कि 7-8 अप्रैल को शायद हमला करेंगे। फिर उसके बाद लोगों को लगा कि यार अब ईद आ रही है, ईद में शायद लोग हमला नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ईरान ने एक तगड़ा स्टेप लिया। 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल का एक जहाज को हाईजैक कर लिया, जो किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से। अब यहां पर लोगों को लग रहा था कि यार ईरान ना ये छोटे मोटे हाईजैक करके रुक जाएगा, पर एक्चुअल खेल यहीं पर ही था। उन्होंने सबसे पहले इजराइल के जहाज को हाईजैक किया और सेकंड चीज में उन्होंने डायरेक्टली ईरान की धरती से इजराइल में मिसाइल दागना शुरू कर दिया। उन्होंने 300 से ज्यादा मिसाइल इजराइल पे लगातार दागे। वो तो सबको पता है कि जब 300 से ज्यादा मिसाइल किसी देश के ऊपर पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा। पर इजराइल की जो सेना है ना, वो छोटी मोटी सेना नहीं है। उनकी जो टेक्नोलॉजी वो बहुत ज्यादा एडवांस है। अब इजराइल के पास सबसे एडवांस लेवल का आयरन डोम है। अब जो आयरन डोम होता है ना, ये क्या करता है कि अगर कोई भी एयर स्ट्राइक करता है तो उसको हवा में ही नष्ट कर देता है। इसी के चलते इजराइल में इतनी ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है उनका सबसे एडवांस आयरन डोम। वो आधे से ज्यादा तो मिसाइल हवा में ही मार देता है। पर यहां पर भी एक ट्विस्ट है। ईरान को पता था कि इजराइल के ऊपर आयरन डोम है और वो बचा ही लेगा इजराइल को, पर स्टिल उन्होंने ये हमला किया, क्योंकि वो ये अलर्ट करना चाहते थे कि वो रिटेलिएट जरूर करेंगे, वो बदला जरूर लेंगे। और इसी के एवज में फिर इजराइल की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि हम ईरान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं और वो भी इस चीज का बदला लेंगे। तो अभी के टाइम पे हमें नहीं भूलना होगा, इजराइल के ऊपर हमास ने, जो आतंकवादी संगठन है, उन्होंने भी हमला किया था और उससे भी इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। और उसके बाद आपको पता है कि इजराइल ने गाजा पट्टी का क्या हाल किया है और अभी भी वो उसका बुरा हाल करने में लगा हुआ है और गाजा को तो पूरी तरीके से खाली ही करवा दिया है। तो वो ईरान को इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। पर यहां पर हमें यह भी याद रखना होगा कि ईरान एक छोटा मोटा देश नहीं है, उसके पास भी बहुत सारी सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं और वो उसकी जो सेना है ना, वो इजराइल की सेना से कई गुना खतरनाक है। उसके पास एयरक्राफ्ट इजराइल से ज्यादा है। अब हम अगर एक टाइम के लिए मान भी लेते हैं कि इजराइल और ईरान का डायरेक्टली युद्ध होता है, तो इस बात पर कोई भी डाउट नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 को ये जन्म दे सकता है। पर यहां पर ना एक तगड़ी स्टेटमेंट निकल के आते हैं यूएस। आपको तो यूएस का पता है, यूएस पीछे से सपोर्ट करता है। अब इजराइल का जो दोस्त है ना अच्छा वाला, वो है यूएस। अब यूएस कहा है कि हम इस वॉर में डायरेक्टली एंटर तो नहीं करेंगे, पर उनको पीठ पीछे जरूर मदद करेंगे। जैसे रशिया और यूक्रेन में हुआ, यूक्रेन को पीठ पीछे मदद तो करता रहा था, ऐसी उनका भी है कि अब ईरान के जो सपोर्ट में है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ईरान के सपोर्ट में आएंगे रशिया, चाइना, और ये लोग लगातार ईरान को सप्लाई करते हैं। और रशिया तो पूरी तरीके से मतलब ईरान को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि आज की डेट में इजराइल अगर किससे डरता है तो वो रशिया से डरता है, क्योंकि रशिया के पास एडवांस वेपन है और वो ईरान को डायरेक्टली लगातार लेवल पे सप्लाई देता रहता है हथियारों की। अब अगर इन फ्यूचर इजराइल और ईरान का हमला होता है तो इन दोनों देशों में कौन ज्यादा सबसे खतरनाक आपको लग रहा है? तो हम एक कंपेयर कर लेते हैं फटाफट से। ईरान के पास 5,80,000 सैनिक है और 3 लाख से ज्यादा रिजर्व में आर्मी रखी है। मतलब अगर कभी भी वॉर होती है, जो ये 3 लाख वाले रिजर्व वाले आर्मी है ना, ये लड़ा के सामने आएंगे और वॉर करेंगे। और उसके बाद ईरान के पास एक स्पेशल टाइप की पैरा मिलिट्री फोर्स भी है, जिसे IRGC कहा जाता है। और इस IRGC में भी 2,30,000 सैनिक है। और वही हम इजराइल की तरफ देखते हैं, इजराइल के पास ज्यादा सेना नहीं है। इजराइल के पास 1,69,000 से ज्यादा की आर्मी है और इतना ही नहीं, 4 लाख से ज्यादा जो सैनिक है वो रिजर्व में रखे गए हैं। इजराइल और ईरान दोनों हथियार बनाने में पूरी तरीके से सक्षम है और दोनों दूसरे देशों को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई भी करते हैं। तो इन दोनों देशों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं होने वाली है, इस बात पर तो कोई भी डाउट नहीं है। ईरान की सेना पूरे वर्ल्ड लेवल पे 14वें नंबर पे आती है, वहीं इजराइल की सेना 17वें नंबर पे आती है।
जाती है। अब ईरान को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जो ईरान है वो कच्चे तेल का भंडार है, पर इजराइल के पास सच कुछ ऐसा एसेट नहीं है कि अगर एडवर्स कंडीशन आती है कि वो सर्वाइव कर सके। इजराइल का सिर्फ एक दोस्त है, वो है यूएस। अब यूएस पे ही वो सब कुछ डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी मदद करता है, पर ईरान के पास रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज का सपोर्ट पूरी तरीके से आ रहा है। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन ये आएगा कि अगर इजराइल और ईरान का युद्ध होता है तो भारत में क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारत में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि भारत का जितना भी डिपेंडेंसी है ना वो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में, वो पूरी की पूरी इजराइल, ईरान, इराक इन देशों में निर्भर करती है। अब देखिए, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में कुछ कंट्रीज आती हैं जिसमें सीरिया, इराक, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, ये देश शामिल है। अब भारत में अगला सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो पड़ेगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट कंट्रीज को चिकन, डेयरी, बासमती राइस, चाय, इन सभी चीज को बहुत बड़े लेवल में एक्सपोर्ट करता है। अब हम अगर ईरान और भारत की बात करते हैं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भारत ने बासमती राइस जो ईरान को सप्लाई किया था वो $600 मिलियन से भी ज्यादा था। अब देखिए, इन चीजों के वजह से ना भारत की जो सप्लाई चेन है उसमें तो दिक्कत आएगी। उसके बाद जो इजराइल और भारत के रिलेशन है वो भी काफी ज्यादा मजबूत अभी के टाइम पे है, और अभी के टाइम पे भारत और इजराइल का जो ट्रेड है वो $4.81 बिलियन से भी ज्यादा है। अब अगली चीज जो ईरान है वो तो तेल का भंडार है, वो तेल को काफी बड़े लेवल में सप्लाई करता है, और अभी के टाइम पे इंडिया में इलेक्शन का माहौल है, तो अभी के टाइम पे अगर तेल महंगा होता है तो जाहिर सी बात है अभी जो गवर्नमेंट है वो तेल के रेट नहीं बढ़ाएगी, पर जैसे ही एक बार सरकार बन जाएगी वो डेफिनेटली तेल का रेट बढ़ाना फिर स्टार्ट करेगी, क्योंकि अगर तेल महंगा होता है तो फिर सारी चीजें महंगी होती हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है वो सब तेल की मदद से ही होता है। तो हमें महंगाई तो काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको रशिया और यूक्रेन का भी याद है, जब रशिया और यूक्रेन का हुआ था तभी नेचुरल गैस और पेट्रोल के रेट बढ़े थे, और अभी के टाइम पे तो ईरान सोर्स है, तेल का भंडार है। अभी आप सोचिए कितना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। तो गाइस, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या अगर इजराइल और ईरान का युद्ध होता है तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 को जन्म दे सकता है? आप एक बात याद रखना, यूएस ने मना कर दिया है डायरेक्टली एंटर होने से, क्योंकि यूएस की तो एक आदत है ना, वो पीठ पीछे ही सपोर्ट करता है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।